नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में आज सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में परीक्षाओं में आने वाला एक बहुत सरल से प्रश्न का सटीक प्रभावकारी उत्तर समझते हैं ताकि हमारे एग्जाम स्कोर्स इंक्रीज हो सके। तो आज जानते हैं हम फ्यूज के बारे में और समझते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में। फ्यूज एक तरह का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को इलेक्ट्रिक फायर और इक्विपमेंट को डैमेजेस से बचाता है। फ्यूज को हम इस तरह के किसी एक सिंबल से फेज लाइन के सीरीज में इंडिकेट करते हैं। इंडियन प्रैक्टिस में इस नीले फ्रेम में आए हुए दो जो ये सिंबल हम दिखा रहे हैं इनका प्रचलन ज्यादा किया जाता है। फ्यूज एक छोटा मेटल का पीस है जो सर्किट के सीरीज में फेज लाइन में इंसर्ट किया जाता है और जब सर्किट में किसी फॉल्ट कंडीशंस में शॉर्ट सर्किट होने पर एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो वो करंट इस मेटल पीस फ्यूज एलिमेंट में भी फ्लो होता है और वो इसे गर्म करके मेल्ट कर देता है और इसकी मेल्टिंग से सप्लाई और सर्किट के बीच में आइसोलेशन आ जाता है और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस हो गया है जिसमें स्पेशली डिजाइन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा जगह पे फ्यूजिंग एक्शन हो जाती है अगर करंट शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे चला जाता है और ऐसी कंडीशंस में फ्यूज सर्किट को ओपन कर देता है और सप्लाई को ब्रेक कर देता है। फ्यूज सर्किट को ब्रेक करने का काम तब करेगा जब फ्यूज में बहने वाला करंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाएगा और वो एक्सेस करंट किसी गिवन स्पेसिफिक टाइम पे जो सफिशिएंट होना चाहिए उसके लिए हीटिंग इफेक्ट भी फ्यूज में पैदा करेगा। फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि गर्म होने पे वो जल्दी ही पिघल जाए और सर्किट को एक रिलायबल, प्रॉम्प्ट, क्विक प्रोटेक्शन मिल सके। इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब फुल लोड करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो भी इसमें ओमिक लॉसेज नहीं हो। फ्यूज को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होकर डिटेरियोरेट भी नहीं होना चाहिए। फ्यूज की वर्किंग समझते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो फ्यूज का एलिमेंट सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है वो सर्किट का जो नॉर्मल फुल लोड करंट है उसे कैरी करेगा और इसमें किसी भी प्रकार की ओवर हीटिंग, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ये सेफ कंडीशंस में नॉर्मल करंट को कैरी करेगा। लेकिन जब एक्सेसिव ओवरलोड होंगे या शॉर्ट सर्किट जैसी फॉल्ट्स आ जाएंगी तो फ्यूज का करंट रेटेड वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज करंट से जो फ्यूज एलिमेंट में हीटिंग होगी उससे उसका टेम्परेचर राइज इंक्रीज होकर फ्यूज एलिमेंट की मेल्टिंग कंडीशन से ऊपर हो जाएगा और फ्यूज ब्लो आउट हो जाएगा। वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा या अपनी कनेक्टिविटी को तोड़ देगा और इस तरह से सप्लाई है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट से बचाव के लिए फ्यूज सबसे सरल, सस्ता और क्विकेस्ट मेथड है। शॉर्ट सर्किट ओवर करंट प्रोटेक्शन के दौरान एक फ्यूज के ब्लो आउट होने में लगने वाला जो समय है वो डिपेंड करेगा शॉर्ट सर्किट में जो करंट का एक्सेसिव लेवल है वो कितना है। अगर फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फ्यूज को ब्लो होने में लगने वाला जो समय है, आप देखिए अलग अलग जो 60 एम्पियर, 100 एम्पियर और 2 एम्पियर के फ्यूज की हमने कैरेक्टरिस्टिक शो की हुई है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि फ्यूज की इनवर्स टाइम और करंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फ्यूज को ब्लो आउट होने में लगने वाला फ्यूजिंग समय है वो कम हो जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट है वो फ्यूज की रेटिंग से 2 गुना के आसपास है तो फ्यूज को ब्लो आउट होने में 1 सेकंड के आसपास समय लग सकता है। लेकिन अगर ये करंट फ्यूज की रेटिंग से कई गुना ज्यादा हो गया है और इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो फ्यूज 2 मिली सेकंड के भी समय में ब्लो आउट हो जाता है। तो फ्यूज एक बहुत बढ़िया शॉर्ट सर्किट ओवर करंट प्रोटेक्शन है जो कम करंट पे ज्यादा समय में और ज्यादा करंट पे बहुत कम समय में ब्लो आउट होकर दोनों ज्यादा फॉल्ट करंट के और कम फॉल्ट करंट के प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड कर देता है। परीक्षाओं में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए। तो फ्यूज के एडवांटेजेस को समझा जा सकता है। फ्यूज हमारे सभी प्रकार के जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स है उसमें सबसे सस्ता और सरल प्रोटेक्शन है जो हमारे पास ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के अगेंस्ट में अवेलेबल है। फ्यूज के साइज बहुत छोटे हैं, इन्हें ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अच्छी डिजाइन फ्यूज की जो
जो रेटिंग्स हैं वो समय के साथ डिटेरियोरेट नहीं होती, उसमें एजिंग इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे सिल्वर के जो हम फ्यूज लेते हैं उनमें ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्यूज का जो प्रोटेक्शन है वो इनहेरेंटली अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी भी दूसरी सेंसिंग या रिले सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही अपना पूरा ऑपरेशन अकेला कर देगा। उसे सर्किट ब्रेकर की जैसे एक रिले के सेंस सिग्नल की जरूरत नहीं है और किसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। फ्यूज एक सेल्फ कंटेन्ड कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, अकेला फ्यूज ही सब कुछ जो जरूरत है प्रोटेक्शन की वो पूरी कर देता है। फ्यूज जब हैवी शॉर्ट सर्किट करंट को ब्रेक करता है तो इस ब्रेकिंग एक्शन में वो किसी तरह की नॉइज या स्मोक नहीं पैदा करता है। अगर हल्की आर्किंग भी फ्यूज एलिमेंट्स की होती है तो वो फ्यूज के केस में ही क्विंच हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। फ्यूज बहुत ज्यादा रिलायबल हैं, इनकी ऑपरेटिंग स्पीड हाईएस्ट है, बहुत अच्छी स्पीड के साथ ये काम करते हैं और इनमें अच्छा डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन भी है। अगर किसी सर्किट पार्ट में ओवर करंट कंडीशंस नहीं है तो उस पार्ट का फ्यूज ऑपरेट नहीं होगा। जो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूज की वो बड़े भारी फॉल्ट करंट को कम समय में और हल्की इंक्रीज्ड फॉल्ट करंट को ज्यादा समय में क्लियर करते हैं। तो हमारे जो फ्यूज हैं वो सुटेबल हैं हाई वैल्यूज के करंट और लो वैल्यूज के फॉल्ट करंट दोनों को आइसोलेट करने के लिए। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम काफी कम है क्योंकि इसे रिले या किसी दूसरी सेंसिंग में जो डिलेज होते हैं उनकी जरूरत नहीं है और सर्किट ब्रेकर की तुलना में ये फास्ट ऑपरेट होता है। फ्यूज की कुछ लिमिटेशंस हैं या डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस हैं। फ्यूज को हम 11 केवी से हायर वोल्टेजेस पे इस्तेमाल नहीं कर सके। फ्यूज का एक और बड़ा डिसएडवांटेज इसका वन टाइम प्रोटेक्शन डिवाइस होना है। जब एक बार फ्यूज ऑपरेट हो जाता है तो उस फ्यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ता है और फ्यूज के रिप्लेसमेंट में कंसिडरेबल टाइम इन्वॉल्व हो सकता है, तो उतने समय तक हमारी सप्लाई में इंटरप्शन भी बना रहेगा। तो ये फ्यूज की एक बड़ी डीमेरिट है। फ्यूज अगर सीरीज में एक से ज्यादा पोजीशंस पे डिस्क्रिमिनेटरी ऑपरेशन के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूज से वो इफेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ पाता और फ्यूज जब इस तरह से सीरीज में ऑपरेट होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्यूज के ऑपरेशन से कुछ हेल्दी पार्ट की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। हालांकि हम हायर करंट रेटिंग्स के लिए HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूज के ब्लो आउट या मेल्ट होते समय जो आर्क की हीट प्रोड्यूस होती है उससे फ्यूज की बॉडी अफेक्टेड हो सकती है। रीवायरेबल टाइप किट फ्यूज हम इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ ऑपरेशंस के बाद अपनी बॉडी का रिप्लेसमेंट मांगते हैं। फ्यूज का एक मेजर डिसएडवांटेज उसका हल्के ओवरलोड कंडीशंस पे इनसेंसिटिव या इनऑपरेटिव रहना है और एक फ्यूज है वो कैपेबल नहीं है स्मॉल ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए। फ्यूज की रीटिंग करंट और फ्यूजिंग करंट के बीच में अंतर होता है और इन दोनों वैल्यूज के बीच की जो लोडिंग्स हैं उन्हें हम जो रेटेड से ज्यादा है लेकिन फ्यूजिंग करंट से कम है उन्हें हल्का ओवरलोड हम अगर माने तो ऐसे हल्के ओवरलोड्स के लिए फ्यूज इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मोटर और दूसरे इक्विपमेंट जिनमें हमें इस तरह के ओवरलोड से प्रोटेक्शन चाहिए वहां हम फ्यूज के साथ एक मैग्नेटिक प्रोटेक्शन को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्यूज शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दे दे और ओवरलोड का प्रोटेक्शन जो फ्यूज नहीं दे सकता वो हमारा मैग्नेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे। परीक्षाओं में फ्यूज एलिमेंट की जो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मटेरियल सिलेक्शंस के बारे में प्रश्न आते हैं। जो फ्यूज का फंक्शन है वो नॉर्मल करंट को बिना ओवरहीटिंग के कैरी करना है और जब भी करंट रेटेड से एक्सीड होकर फ्यूजिंग करंट की लिमिट्स को क्रॉस करता है तो ये जल्दी से गर्म होकर अपनी मेल्टिंग पोजीशंस पा ले और सर्किट को डिस्कनेक्शंस देकर प्रोटेक्ट कर ले। तो फ्यूज के पास ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो आप देखिए कि लेड है उसका मेल्टिंग पॉइंट, टिन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और कुछ लेड और टिन की एलोइंग से फ्यूज मटेरियल बनते हैं उनके भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। लेकिन जो सिल्वर या कॉपर अगर हम फ्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है। फ्यूज की कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि फुल लोड करंट कैरी करते समय उसमें ओमिक लॉस नहीं हो और वो नॉर्मल करंट कैरी करते हुए ओवरहीट ना हो। तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर और कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम है उनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है। फ्यूज में एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो यूज के दौरान जो ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हो सकता है सराउंडिंग्स के कारण उसमें डिटेरियोरेट नहीं होना चाहिए, उसकी रेटिंग उम्र के साथ इस्तेमाल के साथ बदलनी नहीं चाहिए। तो सिल्वर में ये बेहतरीन गुण है क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो सिल्वर ऑक्साइड बनता है वो भी कंडक्टिव
इफेक्टिव है। कॉपर के फ्यूज में ये प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए हम उसके ऊपर एक टिन कोटिंग कर देते हैं, और जो टिन और लेड है उनमें ऑक्सीडेशन का डिटेरियोरेशन है। फ्यूज की एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी लागतें कम होनी चाहिए। तो लेड, टिन और कॉपर तीनों कम लागत के हैं। अक्सर हम कम करंट कंडीशंस पे लेड और टिन के एलॉय को, और ज्यादा करंट कंडीशंस पे जो कॉमर्शियल लो कॉस्ट के फ्यूज एलिमेंट्स बनते हैं उनमें टिन्ड कॉपर को, कॉपर के ऊपर हल्की टिन की लेयर के साथ जो फ्यूज मटेरियल है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिल्वर जो रिलेटिवली महंगा है, लेकिन उसकी जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में स्टेबिलिटी है और कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे अच्छी है, इसलिए सिल्वर का भी हम इस्तेमाल फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल के लिए करते हैं। जो हमने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया, उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेड और टिन के जो एलॉय हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट तो कम है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा है, और ये ऑक्सीडेशन भी आसानी से हो सकते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी भी नहीं है। सिल्वर और कॉपर जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है, उनमें कॉपर ऑक्सीडेशन से खराब हो सकता है, डीरेट हो सकता है, तो इस पर टिनिंग की जरूरत रहेगी। सिल्वर इस मामले में बेहतर है, लेकिन इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो हम देखते हैं कि कोई एक सिंगल मटेरियल में सारी जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक तरह का कॉम्प्रोमाइज बनाते हैं फ्यूज के मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए। जानते हैं फ्यूज एलिमेंट के लिए प्रैक्टिकली हम किन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फ्यूज एलिमेंट्स हैं छोटी करंट रेटिंग के फ्यूज के लिए, जो 10 एम्पियर तक हो सकते हैं, उसके लिए हम या तो टिन मटेरियल या लेड और टिन का जो एलॉय है, जिसे हम फ्यूज मटेरियल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेड 37% है और टिन की अमाउंट 63% है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट है, लेकिन थोड़ी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और ये ऑक्सीडेशन से डीरेट भी हो सकता है, इसलिए हायर करंट कंडीशंस पे लेड टिन एलॉय को फ्यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ज्यादा करंट कंडीशंस के लिए हम कॉपर या सिल्वर जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडेशन से प्रभावित हो सकता है। कॉपर के फ्यूज एलिमेंट को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके ऊपर एक हल्की टिन की कोटिंग की जाती है, तो टिन्ड कॉपर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ मोटर के प्रोटेक्शन में जो स्टार्टिंग में एक हाई इनरश करंट कुछ समय के लिए लेते हैं, उसमें फ्यूज ऑपरेट ना हो, तो हम जिंक की स्ट्रिप की फॉर्मेशन में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और जिंक में एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है टाइम लैग की, वो शुरुआती इनरश करंट में मेल्ट नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं करेगा अपना ऑपरेशन करने का, और बाद में अगर मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 10 एम्पियर से बड़े करंट कंडीशंस हैं उनमें जो सबसे इकोनॉमिक फ्यूज मटेरियल है वो कॉपर हो सकता है, और कम करंट में लेड टिन एलॉय का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां बहुत ज्यादा हायर करंट कंडीशंस हैं वहां हम इकोनॉमिक फ्यूज मटेरियल के बजाय थोड़ा महंगा सिल्वर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जरा जानते हैं सिल्वर एज ए फ्यूज एलिमेंट क्यों इतना पसंद किया जाता है। फ्यूज एलिमेंट के लिए सिल्वर मटेरियल का जो हम उपयोग करते हैं उसके बारे में अलग से भी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। सिल्वर एक रिलेटिवली महंगी मटेरियल है, तो डिस्पाइट इट्स हाई कॉस्ट हम अगर सिल्वर को फ्यूज मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं। जो सिल्वर है वो कंपेरेटिवली ऑक्सीडेशन से फ्री है और वो ड्राई एयर में बहुत ज्यादा स्टेबल है। जो हमारा सिल्वर फ्यूज एलिमेंट है वो रेटेड करंट को कंटिन्यूअसली बहुत समय तक भी अगर कैरी करता है तो उसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंशन या फटीक्स नहीं होते, मैकेनिकली इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंटैक्ट बना रहता है, तो इसमें लॉन्ग लाइफ है। सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हमें किसी गिवन करंट रेटिंग के लिए जो फ्यूज एलिमेंट का सिलेक्शन करना होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या वॉल्यूम या मास हम कम ले सके हैं। तो जिस समय फ्यूजिंग करंट कंडीशंस आएगी और हमारा मटेरियल फ्यूज कंडीशंस पे वेपराइज होगा, उस समय जो वेपर फॉर्मेशन होंगे, कम मटेरियल का सिल्वर है वो कम वेपर बनाएगा, तो हमें आर को एक्सटिंग्विश करने में तकलीफें कम होंगी और हमारा जो फ्यूज का ऑपरेशन है वो रिलेटिवली फास्ट हो जाएगा। अगर हम फ्यूज एलिमेंट के लिए सिल्वर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो सिल्वर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है, तो वो थोड़ी सी भी हीट लेकर अपने टेम्परेचर को अच्छा खासा बढ़ा सकता है। तो उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन से वेपराइज कंडीशंस में बहुत तेजी से आ जाता है। सिल्वर में एक और खूबी है, वो मेल्ट होने वाली कंडीशंस आते ही तेजी से स्वयं वेपराइज भी हो जाता है, तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट का इंटरप्शन है वो बहुत ज्यादा क्विक हो जाता है। परीक्षाओं में फ्यूज की रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन से
रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है। तो फ्यूज की करंट रेटिंग वो करंट है जो फ्यूज एलिमेंट नॉर्मली कैरी करेगा और ओवरहीट भी नहीं होगा। जो फ्यूज की रेटेड करंट कंडीशंस है वो डिपेंड करेगी जो फ्यूज के डिजाइन में हम कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट्स के रेजिस्टेंस पे हीटिंग ज्यादा होती है, वहां कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, हम फ्यूज की ग्रिपिंग के लिए होल्डर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूज मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट क्या है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग जो फ्यूज के एलिमेंट के अराउंड हम ले रहे हैं उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज कैसी है। तो फ्यूज का जो रेटेड करंट है वो करंट है जो वो अगर कंटिन्यूअसली कैरी करेगा तब भी ओवरहीट नहीं होगा। अगर एक फ्यूज का रेटेड करंट 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर करंट को वो इनफाइनाइट टाइम तक कैरी भी करेगा और ओवरहीट भी नहीं होगा। एक सर्किट में फ्यूज की जो रेटिंग करंट है वो सर्किट के संभावित मैक्सिमम करंट के आसपास लेते हैं ताकि अगर सर्किट फुल लोड करंट पे मैक्सिमम लोड पे भी चले तो फ्यूज उस करंट को कैरी करता रहे। फ्यूज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट रेटिंग फ्यूजिंग करंट है। ये फ्यूजिंग करंट वो मिनिमम करंट लेवल है जिस पे फ्यूज मेल्ट होना शुरू कर देगा। अगर सर्किट का करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है तो फ्यूज गर्म होके मेल्ट कंडीशंस होकर सर्किट को डिस्कनेक्ट करेगा और जो इफेक्टिव प्रोटेक्शन हमें शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट या हैवी करंट से चाहिए वो उपलब्ध करेगा। अगर हमारे सर्किट का करंट इस मिनिमम करंट लेवल से ज्यादा अमाउंट का है, फ्यूजिंग करंट के लेवल से ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट है, तो ये फ्यूजिंग ऑपरेशन कम समय में हो जाएगा। लेकिन अगर करंट फ्यूजिंग करंट से कम है तो ये ऑपरेशन जो डिस्कनेक्शन का या आइसोलेशन का फ्यूज करता है वो नहीं हो पाएगा। अक्सर एक अच्छी फ्यूज डिजाइन में फ्यूजिंग करंट का लेवल रेटेड करंट से 1.25 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर एक फ्यूज का रेटेड करंट 5 एम्पियर है तो वो 5 एम्पियर का 25% 1.25 अगर ऐड करें तो 6.25 एम्पियर करंट से ज्यादा वैल्यू का फ्यूजिंग करंट रखेगा। और अक्सर एक अच्छी क्वालिटी के कॉमर्शियल फ्यूज में ये फ्यूजिंग करंट रेटेड करंट का 1.5 गुना होता है और जो लो क्वालिटी के कम प्रिसीजन के फ्यूज होते हैं उनमें फ्यूजिंग करंट रेटेड करंट से 2 गुना भी हो रहा है। अगर फ्यूज एलिमेंट की डिजाइन राउंड वायर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है तो फ्यूजिंग करंट आई और वायर की डायामीटर में एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन ऐसा हो सकता है कि डायामीटर की 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल हमारा फ्यूजिंग करंट है। अर्थात अगर एक वायर के डायामीटर को हम डबल करेंगे तो फ्यूजिंग करंट 2√2 टाइम्स हो जाएगा और अगर डायामीटर को 4 टाइम्स करेंगे तो फ्यूजिंग करंट 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये जो फ्यूजिंग करंट का लेवल है वो इस कांस्टेंट फ्यूजिंग कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है जो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो हमारा फ्यूजिंग करंट है वो फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल के साथ साथ उसकी डायामीटर पे डिपेंड करेगा। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, टर्मिनल इस्तेमाल किए हैं, उनकी डिजाइन लोकेशन और साइज पर डिपेंड करेगा। जो सराउंडिंग में हम एनक्लोजर में मटेरियल ले रहे हैं जो कैसी कूलिंग कर रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। और ये जो फ्यूजिंग करंट की वैल्यू है वो फ्यूज एलिमेंट की लेंथ के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रखती है, पर हैंडलिंग ईज के लिए हम फ्यूज एलिमेंट की लेंथ को कम रखना पसंद करते हैं। परीक्षाओं में फ्यूज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में है। फ्यूजिंग फैक्टर एक रेशो है जो हमारा मिनिमम फ्यूजिंग करंट है जिसपे फ्यूज मेल्ट होकर आइसोलेशन करेगा और जो मैक्सिमम उसका रेटेड करंट है जिसपे वो बिना ओवरहीट किए लगातार काम कर सकता है, उन दोनों का रेशो है और इसे हम फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। और फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, अक्सर ये 1.25 से ज्यादा होता है और कॉमर्शियल फ्यूज में ये अराउंड 1.5 है। अच्छी क्वालिटी के फ्यूज के लिए ये 1.5 हो सकता है। तो अगर एक फ्यूज का रेटेड करंट 5 एम्पियर है, फ्यूजिंग फैक्टर अगर 1.5 है, तो जब तक हमारा करंट 7.5 एम्पियर नहीं होगा फ्यूज अपनी आइसोलेशन की जो प्रॉपर्टी है मेल्ट होने की वो शो नहीं करेगा। रेटेड करंट से ज्यादा करंट होने पे वो थोड़ा ओवरहीट तो होगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा। तो जो हमारे अच्छी क्वालिटी के हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो कार्टिज फ्यूज हैं जिसमें हम सिल्वर या कोई बाई मेटल एलिमेंट यूज करते हैं जिसमें 2 मेटल्स के बीच में एक लो मेल्टिंग पॉइंट का जॉइंट्स हम बनाते हैं जो बहुत क्विकली ओवरहीटिंग पे डिस्कनेक्शन देगा, वहां ये फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 के आसपास है। जबकि सस्ते जो किटकैट टाइप रीवायरेबल टाइप फ्यूज हैं वहां फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू 2 भी हो सकती है। फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू 1.5 या 2 होने से हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फ्यूज अगर अपनी रेटेड करंट कंडीशन से कुछ ओवरलोड 30% 40% पे अगर ऑपरेट कर रहा है तो ऐसी ओवरलोड कंडीशंस में एक सेंसिटिव रिलायबल प्रोटेक्शन फ्यूज से हमें प्राप्त नहीं होगा। तो वो सब इक्विपमेंट जिनमें ऐसी 30-20% ओवरलोड कंडीशंस पे इक्विपमेंट को डैमेज हो सकता है, हमें प्रोटेक्शंस
के लिए फ्यूज की बजाय मैग्नेटिक ऑपरेशंस को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम जब मोटरों का ओवर करंट प्रोटेक्शन करते हैं तो सीरीज में एक मैग्नेटिक ओवरलोड रिले और फ्यूज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है और जो मैग्नेटिक रिले सिस्टम है वो ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक फास्ट एक्टिंग फ्यूज के ऑपरेशन में प्रोस्पेक्टिव करंट और कट ऑफ करंट भी समझना बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो फॉल्ट करंट है वो अपनी पहली साइकिल्स में जो पीक बनाता है वो रिलेटिवली बड़ी मैग्नीट्यूड का होता है और इस पीक मैग्नीट्यूड को हम प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। अगर हमारे सर्किट में कोई भी फ्यूजिबल एलिमेंट फ्यूज जैसा प्रोटेक्शन नहीं होगा तो सर्किट का करंट इस प्रोस्पेक्टिव करंट लेवल तक पहुंचेगा और अक्सर ये लेवल इतना अधिक होता है कि कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में ये करंट लेवल जो छोटे से समय के लिए रहेगा वो कोई परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो जो हमारे फास्ट एक्टिंग फ्यूज हैं वो करंट की इस राइज एक्शन में जब टाइम थोड़ा सा ही हुआ है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही एक कट ऑफ करंट लेवल पर आ जाते हैं और इस कट ऑफ करंट लेवल पे हमारा फ्यूज इतनी तेजी से गर्म होता है कि उसकी मेल्टिंग कंडीशन शुरू हो जाती है और वो मेल्ट होकर सर्किट को इस जगह पे डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये समय जहां करंट फॉल्ट आने पर तेजी से बढ़ा है और कट ऑफ लेवल तक आया है उसे हम प्री आर्किंग टाइम कहते हैं, क्योंकि इस समय पे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है फ्यूज मेल्ट हो गया है और ओपन कॉन्टेक्ट के बीच में एक आर्क शुरू हो गया है और आर्क की एनर्जी जब डेसिपेट हो जाएगी तो आर्क की अमाउंट भी कम हो जाएगी और आर्क जब पिंच हो जाएगा तो हमारा आर्क फिनिश होने पे फॉल्ट करंट भी जीरो हो जाएगा, सर्किट का आइसोलेशन हो जाएगा। तो ये प्री आर्किंग और आर्किंग हमारा टोटल ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज का हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एक अच्छा फ्यूज है वो एक सर्किट को प्रोस्पेक्टिव करंट कंडीशंस जो फर्स्ट साइकिल का पॉजिटिव पीक आएगा उसके आने से पहले ही कट ऑफ करंट लेवल पे ही ब्रेकिंग ऑपरेशंस कर देता है और फॉल्ट करंट इससे ज्यादा लेवल पे राइज नहीं कर पाता है। तो हमारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उन्हें प्रोस्पेक्टिव करंट की जो सीवियर थर्मल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आते वो सहने नहीं पड़ते और सर्किट को केवल कट ऑफ करंट लेवल जैसा ही करंट विदस्टैंड करना होता है। तो हमारे सर्किट के कंपोनेंट की अगर करंट विदस्टैंड कैपेसिटी प्रोस्पेक्टिव करंट और कट ऑफ करंट के बीच के किसी लेवल की है तो सारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो सेफ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्यूज बहुत तेज फास्ट ऑपरेट करे और पहली साइकिल का जो 5 मिली सेकेंड पे प्रोस्पेक्टिव पीक आने वाला है जो इक्विपमेंट की रेटिंग से भारी पड़ेगा उससे पहले ही कट ऑफ करंट पे फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। एक 50 हर्ट्ज की सप्लाई के लिए फॉल्ट करंट 5 मिली सेकेंड बाद अपना प्रोस्पेक्टिव करंट या फर्स्ट लूप पीक पाएगा, लेकिन हमारे फ्यूज के ऑपरेशन बहुत फास्ट हैं। वो 1 मिली सेकेंड के कम समय में ही जब कट ऑफ करंट पा लेते हैं, कट ऑफ करंट की लेवल काफी कम है प्रोस्पेक्टिव करंट की तुलना में और साइनोसॉइडल करंट इनिशियली राइज भी बहुत तेजी से होता है और इतने कम समय में फ्यूज मेल्टिंग कंडीशंस पे आ जाता है और इस 1 मिली सेकेंड से भी कम समय के प्री आर्किंग टाइम के बाद फ्यूज जब मेल्ट हो जाता है तो एक हल्की आर्किंग शुरू होती है और टोटल सिर्फ 2 मिली सेकेंड समय में ही फ्यूज आर्क को फिनिश करके करंट को इंटरप्ट कर लेता है और हमारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक्सेसिव फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो फ्यूज का ये जो फास्ट ऑपरेशन है वो एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर भी अगर अपने किसी रिले ऑपरेशन से सर्किट को आइसोलेट करता है तो उसे 200 मिली सेकेंड के आसपास का समय लग जाता है। एक फ्यूज की तुलना में सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन है वो 100 गुना ज्यादा समय लेता है। फ्यूज ज्यादा फास्ट रिलायबल प्रोटेक्शन है अगर शॉर्ट सर्किट्स के कंडीशंस सर्किट्स में आ रही है। फ्यूज हमारे सिलेबस का एक रिलेटिवली आसान विषय है, परीक्षाओं में इसके प्रश्न भी काफी आते हैं। थोड़ी लंबी हो गई है हमारी वीडियो, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज क्या है? तो बेसिकली फ्यूज में एक करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट है और उसके सराउंडिंग में हम कोई आर्क क्विंचिंग या कूलिंग के लिए हीट कंडक्टिव मीडियम का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसे किसी बॉडी में एनक्लोज करके साइड में इस तरह के एंड कैप्स टर्मिनल्स बना लेते हैं। जो हमारे HRC फ्यूज हैं वो हाई मैग्नीट्यूड के करंट को जो फॉल्ट के समय डेवलप होगा उसको भी इंटरप्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो करंट को रप्चर करने की कैपेसिटी है वो हाई है, इसलिए इन्हें हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज कहते हैं। हम पावर सिस्टम में HRC फ्यूज का इस्तेमाल सभी ज्यादा करंट की जो प्रोटेक्शंस है, चाहे वो LT की बस हो, फीडर्स हो या कोई लोड हो, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। जो HRC फ्यूज को यूज करने के मेन एडवांटेज हैं वो इसका प्रिसीजन है। जिस लोड करंट पे फ्यूज फ्यूजिंग कंडीशंस पर आएगा वो बहुत प्रिसाइजली सेट है, इसे टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं और फ्यूज बहुत एक्यूरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होने के कारण जब फ्यूजिंग कंडीशंस होती हैं तो उसके आर्क के इफेक्ट अंदर ही क्विंच हो
हो जाएंगे और ये बहुत सेफ और रिलायबल तरीके से इंटरप्शंस कर देगा। तो बड़े मैग्नीट्यूड के करंट को भी इंटरप्ट करते हुए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और एक बार जब सर्किट इंटरप्ट हो गया है तो यहाँ ये जो ओपनिंग है उसमें एक ब्लैक नोच बनना ये बता देगा कि फ्यूज का ऑपरेशंस हो गया है। तो हमें इंडिकेशंस भी आ जाएगी कि सर्किट में फॉल्टी कंडीशंस आई थी, और ये अपने आप ऑटोमेटिक क्विक प्रोटेक्शंस भी इससे पहले प्रोवाइड कर ही चुका है फॉल्ट के अगेंस्ट में। जो HRC फ्यूज के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सिल्वर या सिल्वर के किसी एलॉय से बनाते हैं ताकि इनकी जो रेटिंग है वो स्टेबल बनी रहे पूरी जो इंस्टॉल्ड लाइफ है फ्यूज की उसके दौरान। और जो फ्यूज एलिमेंट है उसमें इस तरह की नोचिंग्स बनाई हुई होती है ताकि हमारा हीट डेसिपेशन सरफेस भी इंक्रीज हो जाए। तो रेटेड करंट को कैरी करते समय फ्यूज एलिमेंट को गर्म होने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही में जब फॉल्टी करंट फ्लो एक्सेसिव होगा तो ये जो नोच का छोटा क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा तेजी से गर्म होकर ब्रेक हो जाएगा और एक या एक से ज्यादा जगह पे इस तरह की ब्रेकिंग होने से करंट का इंटरप्शन मिल जाएगा। कुछ हमारे फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज में जिनमें हमें कट ऑफ करंट को काफी कम रखना होता है और एक्शन बहुत फास्ट चाहिए, वहां पे हम किसी लो मेल्टिंग पॉइंट की एलॉय मटेरियल की यहाँ एक ज्वाइनिंग करते हैं और वो लो मेल्टिंग पॉइंट का जो ज्वाइनिंग मटेरियल है वो जब ब्रेक हो जाएगा तो हम कम कट ऑफ करंट पे भी फास्ट एक्टिंग फ्यूज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फ्यूज की बॉडी है वो किसी सिरेमिक मटेरियल की बनी हुई हो सकती है या फिर हम फाइबर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्यूज असेंबली को एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे जो आर्किंग के दौरान पैदा हो रहा है उसमें भी वो स्टेबल ऑपरेट करेगी। फ्यूज एलिमेंट्स को दोनों तरफ सिल्वर एलॉय या ब्रास की कैप के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ कॉन्टेक्ट का रेजिस्टेंस भी कम बना रहे। फ्यूज एलिमेंट के चारों तरफ इस कार्ट्रिज बॉडी के अंदर हम क्वार्ट्ज या सिलिका सैंड की फिलिंग कर देते हैं। ये क्वार्ट्ज या सिलिका सैंड रेटेड करंट कंडीशंस पे जो फ्यूज एलिमेंट में हीट डेवलप हो रही है उसे डेसिपेशन करने का काम करती है और जिस समय शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स के कारण एलिमेंट फ्यूज होता है उस समय सिल्वर की जो वेपर डेवलप होती है वो क्वार्ट्ज या सिलिका के साथ कुछ नॉन कंडक्टिव कंपाउंड्स बना लेगी और हमारा आर्क की क्विंचिंग है वो अच्छी फास्ट हो जाएगी। तो जो सिलिका सैंड है वो आर्क क्विंचर भी है और कूलिंग एलिमेंट भी है। आर्क के दौरान सिल्वर और क्वार्ट्ज एक तरह की कोई हाई रेजिस्टेंस का इंसुलेटिंग ग्लास की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हमारा जो हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी पे भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी आर्क की वो HRC फ्यूज में नहीं रहती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से हमारा जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में टॉपिक फ्यूज है उससे रिलेटेड सभी परीक्षा में संभावित प्रश्नों के उत्तर लिखने की भाषा प्रभावकारी और ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली आपको आ जाएगी। आप इसी तरह से अपनी विषय समझ को बेहतर कर पाएं और परीक्षाओं में और प्रोफेशनल कैरियर में बेहतर कर पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।